विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। कभी भी हमने कोई जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। ये जो हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, क्या देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीजेपी की किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं? क्या रामनाथ कोविंद की उत्तर प्रदेश की यात्राएं बीजेपी की किसी चुनावी राजनीति का हिस्सा है? ये सवाल कांग्रेस ने आज उठाए हैं और इन सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उसके पीछे क्या वजह बताई है कांग्रेस ने। रामनाथ कोविंद की यात्राओं को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ कार्यक्रमों के सिलसिले में थे और उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ बातें कही हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन पर चर्चा करूंगा मैं। दरअसल रामनाथ कोविंद ने शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज में 640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता चैम्बर की बिल्डिंग और मल्टी लेवल पार्किंग की आधारशिला भी उन्होंने रखी है। और इसी मौके पर वो आज प्रयागराज में थे, इलाहाबाद में थे और उन्होंने इस दौरान जो न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर उन्होंने जो कही है बातें, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका में अभी भी 12% से कम महिलाओं की हिस्सेदारी है। यदि हम अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि देश के इस विशालतम उच्च न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। पिछले महीने ही हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। और अब आइए बात करते हैं कि कांग्रेस ने उनकी यात्रा को लेकर ये ऐतराज़ क्यों उठाया है और कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए हैं उनकी यात्राओं को लेकर। लगातार उनके 3 यात्राएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। पहली यात्रा पे वो हाल में 3 महीने पहले की अगर यात्रा की बात करें तो वो अपने गांव में गए थे, अपने कानपुर के पास उनका गांव है, वहाँ गए थे वो। उसके बाद उन्होंने दूसरी यात्रा हाल में की है, लगभग 1 हफ्ते हुए हैं अभी उस यात्रा को, 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा हुए होंगे। उन्होंने अयोध्या गए थे वो और गोरखपुर गए थे वो। तो इस तरह से आज उनकी तीसरी यात्रा थी और लगातार उनकी उत्तर प्रदेश में जो यात्राएं हो रही हैं, इसको लेकर कांग्रेस का ये सवाल है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। वो लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह का एक ऐसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपत्तिजनक है कांग्रेस के हिसाब से। और कांग्रेस ने जो आपत्तियाँ उठाई हैं वो कहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को याद होगा कि जब कोरोना काल में भाजपा सरकार ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पा रही थी, उस समय आपने कभी उत्तर प्रदेश के दौरे नहीं किए। जब हाथरस में दलित की बेटी को आधी रात जलाया गया, सरकार पीड़ितों को धमकाती रही, अपराधियों को बचाती रही, तब आपने ध्यान नहीं दिया। जरूरत उस समय थी, लेकिन जब चुनाव आ गया है तो आप माह में तीसरी बार दौरा कर रहे हैं। तीसरे महीने में तीसरा दौरा, लेकिन जब हाथरस की बेटी को आधी रात को जलाया गया, सरकार पीड़ित को धमका रही थी और बलात्कारी अपराधियों को बचा रही थी, उस समय आपने उत्तर प्रदेश को ध्यान नहीं दिया। देश और प्रदेश आपसे उम्मीद करता है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन अब आप देश के राष्ट्रपति हैं। कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट में शामिल मत होइए, ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और अब जो खबर बताने जा रहे हैं, ये खबर आपको छोटी मालूम पड़ सकती है, लेकिन ये खबर इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यायपालिका की स्थिति को बयान करती है। इस खबर से पता चलता है कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका
किस तरीके से लोगों तक इंसाफ पहुंचाती है और इसमें कितनी देर हो जाती है। कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी जब न्याय देर से मिले तो उसको न्याय नहीं कहा जा सकता। और यही इस खबर में इसका लब्बो-लुआब यही है। ये खबर कुछ और है, लेकिन अगर आप उसको इस रूप में पढ़ना चाहें, इस रूप में देखना चाहें कि कैसे हमारी अदालतों में मामले इतने लंबे चलते हैं, वो इस खबर से आपको पता चलेगा। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट का है और ये मामला 2014 का है। आपको याद होगा कि 2014 में कुमार विश्वास ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ। तब फोकस में राहुल गांधी थे। राहुल गांधी के खिलाफ में दो बड़े उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, स्मृति ईरानी और दूसरी आम आदमी पार्टी की ओर से कुमार विश्वास लड़ रहे थे। और ये मामला उसी समय का है। उन पर दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे। कहा यह गया है कि 18 सितंबर को कुमार विश्वास को इस पूरे मामले में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि उनसे सवाल जवाब होना है। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में 20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कवि कुमार विश्वास पर रोड जाम करने, उपद्रव और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे। इस मामले में केवल कुमार विश्वास पर ही नहीं, आम आदमी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बबलू तिवारी और अजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के लिए कोर्ट ने कुमार विश्वास को तलब किया था, लेकिन तब वो हाजिर नहीं हुए थे। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल भी एक आरोपी हैं, लेकिन उनके अदालत में उपस्थित होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इसलिए उनका कोर्ट में आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास चूँकि इस मामले में बरी नहीं हुए हैं और कुमार विश्वास पर इस तरह के आरोप अभी पर सुनवाई चल रही है, तो उन्हें ये कहा गया है कि वो 14 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 18 सितंबर को अदालत में निश्चित रूप से हाजिर हों और उनके खिलाफ एक जमानती आदेश जारी किया गया है। यानी वो गैर जमानती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ में गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन उनको कहा गया है कि वो आकर अदालत में अपना पक्ष रखें। और इस पूरे प्रकरण से ये समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हमारी न्यायपालिकाओं में किस तरह से काम होता है, कितना डिले होता है किसी पूरे मामले में सुनवाई को लेकर। क्योंकि 2014 का ये मामला 2021 तक अगर सॉल्व नहीं हुआ है, इस पूरे मामले में अभी तक अदालत उलझी हुई है, अदालत में लगातार नोटिस भेज रही है और कोई भी अभियुक्त इस पर आ नहीं रहा है। तमाम तरह की अदालती कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अगर न्याय अभी तक नहीं मिला है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ की न्याय प्रक्रिया कितनी सुस्त है, कितनी ढीली है और किस तरह से काम हो रहा है। हालांकि हम कोर्ट के इस तरह के आदेश पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम अदालतों में जो असुविधाएं हैं और अदालतों को जो दिक्कतें आ रही हैं या अदालत के जो कामकाज करने का जो तरीका है, उसके ज़रिए इंसाफ मिलने में कितना वक्त लगता है, हम ये सवाल उठा रहे हैं और शायद ये सवाल हम लोकहित में उठा रहे हैं। इसीलिए मुझे अगली खबर राम मंदिर को लेकर है। अगर आप राम मंदिर को भूल जाना चाहेंगे तो भी शायद आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको याद दिलाया जाएगा और बार बार याद दिलाया जाएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। आपको मालूम है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई थी, शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था और प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में ही वहां पहुंचकर वहां पे शिलान्यास किया था। और अब जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार दूसरे चरण के काम की शुरुआत करने के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उसकी तारीख भी तय हो गई है, 3 नवंबर को वो आएंगे। राम मंदिर के निर्माण के लिए अभी नींव का काम चल रहा है, यानी कि नींव के काम के बाद जब अगले चरण का काम शुरू होगा, उस काम की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 3 नवंबर को अयोध्या में होंगे और वो दूसरे चरण के काम की शुरुआत करने के लिए उसका एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कौन लोग इसको निर्माण करा रहे हैं, सरकार इसमें कितना दिलचस्पी ले रही है, केंद्र की सरकार कितना दिलचस्पी ले रही है, प्रदेश की सरकार कितना दिलचस्पी ले रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बहुत ही अहम चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की साख उससे जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह से जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं इस वक्त अभी, उसमें किस तरह से एक भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको बार बार याद दिलाया जाए कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की भूमिका को तेजी से आगे बढ़ाने में किस दल की, किस पार्टी की, किस सरकार की भूमिका रही है। और अगली खबर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तैयारियों के बारे में है।
भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तैयारियों की बात करें तो वो सभी दलों से आगे चल रही है और आज उन्होंने 27,700 शक्ति केंद्र के प्रभारियों को संबोधित किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और उन्होंने जो संदेश दिया है उसकी जो प्रमुख बातें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है और उन बातों में क्या क्या उन कार्यकर्ताओं को ध्यान रखने के लिए कहा गया है, कैसे वो अपने मतदाताओं के बीच में जाकर किन मुद्दों पर बात करें, किन मुद्दों पर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश करें, इसका एक टिप्स उन्होंने दिया है, इसका एक उनको संकेत दिया है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने इलाकों में काम करना है। बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी शिद्दत से मेहनत कर रही है उतनी मेहनत कोई भी दल इस वक्त नहीं कर रहा है। हालांकि सभी दलों के कार्यक्रम जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके हर बूथ पर यूथ एक ऐसा कार्यक्रम दिया है, लेकिन ज़मीन पर वो कितने सक्रिय हैं अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक बात करें समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों की तो समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रम इस वक्त ज़मीन पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम ज़मीन पर चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद वही एक पार्टी है जो इस वक्त ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है और वो अलग अलग उनकी यात्राएँ चल रही हैं। इंद्रजीत सरोज जनादेश यात्रा लेकर निकले हुए हैं और आज उनकी यात्रा का पड़ाव प्रयागराज में ही था। इसके अलावा समाजवादी छात्र सभा की प्रदेश कार्यकारिणी ने लखनऊ में बैठक की है और छात्र सभा की बैठक है तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं को अपने साथ जोड़कर और चुनाव में कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी व्यापार सभा बहराइच में उनका कार्यक्रम था। आज नरेश उत्तम के नेतृत्व में जो किसान नौजवान पटेल यात्रा चल रही है वो कुशीनगर होते हुए देवरिया पहुंची है। तो इस तरह से ज़मीन पर समाजवादी पार्टी भी सक्रिय दिखाई दे रही है। बसपा और बाकी दलों के कार्यक्रम चल ही रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी कैंप किया हुआ है लखनऊ में। 2 दिनों से उनका कार्यक्रम लखनऊ में ही है। कल भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की थी, चुनाव से जुड़े हुए प्रभारियों से बातचीत की थी और चुनावी संभावनाओं को लेकर बातचीत करके एक स्थिति को समझने की कोशिश कर रही हैं। वो आज भी इसी सिलसिले में कई ग्रुपों के साथ, कई समूहों के साथ उनकी बैठक हुई है और आने वाले समय में वो रायबरेली जा रही हैं। 2 दिनों की यात्रा उनकी रायबरेली में भी है और इस तरह से ज़मीन पर वो भी कुछ हलचल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कितना हलचल कर पाएंगी, कितना अपने जो संगठन है, उनका जो संगठन का आधार है उसको लेकर वो कितना ज़मीन पर परिवर्तन ला पाएंगे ये इस वक्त कहना मुश्किल है। शनिवार को वैसे भी खबरों का थोड़ा टोटा होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए खबरें तलाशी हैं और आपको खबरों की जानकारी दी है, अपडेट दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें क्या स्थिति है और क्या अभी चल रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह के हालात हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की सक्रियता है, सभी दलों के बारे में बताने की कोशिश की है। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।